चलो ध्यान दो, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आप हेडिंग करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर मीन्स लिख सकते हो संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, ये आप हेडिंग करो बेटा। लिख लिए संधारित्रों का संयोजन। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग 10th में पढ़ के आए हैं प्रतिरोधों का संयोजन, और उसको आप मुख्य रूप से दो प्रकार से जोड़ते थे। एक तो आप जोड़ते थे श्रेणी क्रम में और दूसरा जोड़ते थे समांतर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम कैपेसिटर को यानी संधारित्र को दो क्रम में जोड़ेंगे मुख्य रूप से। कौन कौन से? एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा, तो पहला ऐसे लिख लो बना के दोनों। पहला जो होने वाला है वो इन सीरीज और दूसरा बेटा इन पैरेलल। इन सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में, इसमें हम लोग जोड़ेंगे, और दूसरा लिखेंगे समांतर क्रम। इसको बेटा समांतर बोलते हैं, या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में पार्श्व क्रम भी आ सकता है। बात समझ में आ रही? इन्हीं दोनों क्रम में हम लोग छोड़ेंगे। अब एक चीज़ हम लोग समझते हैं, कैपेसिटर जो हम लोग मार्केट में देखते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखते हैं, बात समझ में आ रही है? जिसको आप कंडेंसर बोलते हो, इंडस्ट्रियल नेम उसका होता है, उद्योग धंधों में फैन में लगा होता है, मोटर में लगा होता है। वो किस प्रकार का होता है? तो हम सभी जानते हैं सिलेंडर के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? ज़्यादातर, वैसे तो कई आकार के आपको देखने मिलेंगे इस तरीके से, और इसमें से ऐसे दो तार निकले हुए। बात समझ में आ रही है? यही ऐसे ही तो लगा होता है फैन में। अच्छा, हम सर्किट की बात करें तो उसमें कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे लगे हुए होते हैं ना, ये ऐसे भी होता है, कई प्रकार से होते हैं। कुल मिला के हमको ये समझना है कि इस प्रकार से हम देख पाते हैं। तो क्या फिजिक्स में हम श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में ऐसे संधारित्र बनाएंगे और जोड़ेंगे? क्योंकि प्रतिरोध आप 10th में पढ़कर आए हो, और आप सभी जानते हो जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअल में ऐसे सर्किट में लगा हुआ होता है। तो देखते होंगे ऐसे ही तो लगा होता है, ऐसे लगा होता है। ये प्लेट होती है, बात समझ में आ रही है? उसी में लगा होता है, और इसमें ऐसे 4 पट्टियां बनी होती हैं। जनरली कितनी पट्टियां? 4 पट्टियां इस प्रकार से होती है। तो प्रतिरोध तो ऐसे होता है, लेकिन आप जोड़े कैसे 10th में? आप तो ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना रेजिस्टेंस का सिंबल। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो ये कंडेंसर या फिर कैपेसिटर जिसको बोलते हो, ये होता है इस प्रकार से। फिजिक्स में नहीं जोड़ने वाले, बार बार कितना टाइम होगा हमारे पास इसको जोड़ने का, बनाने का बढ़िया से, है ना? और फिर हमको कॉन्सेप्ट भी तो समझना है इसमें 2 प्लेटें अंदर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो फिजिक्स में हम लोग इसके लिए एक संकेत बना के रखेंगे। जैसे प्रतिरोध के लिए आप लोग ये संकेत बना के रखे थे, जहाँ प्रतिरोध आएगा ऐसे बना देंगे, ठीक है? वैसे ही कैपेसिटर का भी हम लोग संकेत बनाएंगे। और देखिए वो संकेत होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। लिखेंगे यहीं पे बता दें। इसको इधर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
संधारित्र का परिपथ प्रतीक, जो वैद्युत परिपथ है उसके लिए इसका प्रतीक क्या होगा, उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान देना, तो एक तो होता है ये, दो ऐसे प्लेटें खींच देंगे, बात समझ में आ रही है, और दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, तो यही इसका संकेत हो जाता है। एक टर्मिनल इसका ये हो गया और दूसरा, मतलब एक पहली वाली प्लेट को इधर से आपने जोड़ दिया, दूसरी वाली प्लेट को इधर से जोड़ दिया, यही इसका क्या है, परिपथ प्रतीक हो गया। जहाँ भी कैपेसिटर आपको काम रहेगा वहाँ आप ऐसे बना देना, हो गया कैपेसिटर। बात समझ में आ रही है, ध्यान ये रखना है, दोनों ही प्लेटें क्या हैं, बराबर हैं और कैसी हैं, समांतर है। अच्छा एक चीज़ और होता है, आप लोग 10th में ऐसे पढ़े हो, बात समझ में आ रही है, ये क्या है, नहीं बेटा बैटरी नहीं बोलेंगे इसको, सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। जब सेलों का संयोजन होता है, यानी एक से अधिक सेल जुड़े होते हैं, तब हम उनको बैटरी बोलते हैं। अभी उसका भी संकेत बता रहे हैं। बड़ी वाली प्लेट क्या होती है, छोटी वाली ये, इस तरीके से, ये किसका संकेत है, सेल का। तो ध्यान रहे कि इसमें एक प्लेट को छोटी किया गया है, एक को बड़ी किया गया, इसमें दोनों ही बराबर है, यहाँ भी समांतर है, यहाँ भी समांतर है। तो दोनों में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है कि दोनों प्लेट अगर बराबर है और समांतर है, बात समझ में आ रही है, किस सर्किट में बना हुआ है, तो हम उसको क्या मानेंगे, संधारित्र। क्या बोलेंगे, संधारित्र। ये कैपेसिटर है, बात समझ में आ गई, ओके। और ये क्या है, सेल है। ये अगर इस तरीके से होता ये, तब इसको हम क्या बोलते, बैटरी बोलते। क्या बोलते बेटा, बैटरी बोलते। एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, ऐसे जोड़ते चले जाओ, ठीक है, ये चीज। तो सेल और संधारित्र में थोड़ा सा अंतर समझ में आ गया, ओके। दूसरी चीज, या फिर कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल सकता है, ये सेम बना हुआ है, बस यहाँ क्या बना हुआ है, एक एरो बना हुआ है, तीर बना हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो इस तीर का केवल इतना मतलब है कि ये जो प्लेट है ये धन आवेश वाली है। कौन से आवेश वाली है, बस इतना ही मतलब होता है, ठीक है। तो जो आपको 12th में पढ़ना है वो यही वाला पढ़ना है। ऐसे तो संधारित्र के बहुत सारे होते हैं प्रतीक, क्योंकि बहुत टाइप के संधारित्र भी होते हैं, बात समझ में आ रही है। जो आपको पढ़ना है वो ये वाला पढ़ना है। ये तो हो गया संधारित्र का परिपथ प्रतीक। एक और देख लो, परिवर्ती, मान लो परिवर्ती धारिता वाला संधारित्र है, परिपथ प्रतीक। तो बेटा इसका ध्यान देना, सेम बनेगा यही, बस करेंगे क्या, इसके ऊपर एक एरो बना देंगे ऐसे, बात समझ में आ रही है, ये हो गया। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस यही वाला आप याद रखिए, इसी से काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, संधारित्र का परिपथ प्रतीक है। जहाँ भी संधारित्र बनाना होगा हम दो लाइन खींचेंगे, दोनों समांतर होंगी, बात समझ में आ रही है, और उनका आकार भी क्या होगा, बराबर होगा। बस इतनी सी बात करके आपको छोड़ देना, ये हो गया संधारित्र। क्लियर, हाँ ठीक है, इतना बनाओ आप, फिर हम लोग जोड़ना सीखते हैं। चलो आगे देखते हैं बेटा। अब हम लोग संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ना स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग करो फर्स्ट और लिखो इन सीरीज। लिख लिए, बोलें, देखो इस क्रम में, इस क्रम में, इस क्रम में पहले संधारित्र के
इस क्रम में पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को, इस क्रम में पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को लिख लें, तथा दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट को तथा दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट को, पहले प्लेट लिख लें से कर दो। लैंग्वेज देखना, पहले संधारित्र के, मैं बोल रहा हूँ पहले संधारित्र के दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र के पहले प्लेट से, ठीक है। फिर कामा करके लिखो या तथा करके लिखो, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को, आगे लिखो दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को लिख लें, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। बात समझ में आई? यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। लिख लो, यानी और भी संधारित्र जोड़ने होंगे तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। लिख लें, यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। ओके, देखो यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। क्लियर? अब आप लिख लो पैराग्राफ चेंज करके, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को किसी विद्युत स्रोत द्वारा तथा अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। लिख लिए ना? चलो अब समझते हैं। क्या ये बात आपको याद रखनी होगी? बिल्कुल भी नहीं। बात समझ में आ रही है? ये बात आप खुद ब खुद लिखोगे फिगर से। हम लोग देखते हैं, एक काम करते हैं, कम से कम 3 संधारित्र ले लेते हैं समझने के लिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे 11th मैथमेटिक्स में सीरीज श्रेणी पढ़े होंगे ना। किसी भी श्रेणी को समझने के लिए कम से कम 3 पद उसके जरूरी होते हैं, 3 टर्म जरूरी होते हैं, तभी हम श्रेणी समझ पाते हैं। उसी प्रकार से इसको जोड़ने के समझने के लिए कम से कम 3 संधारित्र ले लेते हैं। सपोज करिए ठीक है, एक संधारित्र ये हो गया, दूसरा संधारित्र ये हो गया और तीसरा संधारित्र ये हो गया। बात समझ में आ रही है? ये चीज पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को, ये दूसरा प्लेट हुआ, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से पहले तो इसको हम जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? जोड़ दिए। पहला संधारित्र का दूसरा प्लेट हो गया, दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट हो गया, दोनों को जोड़ दिए। फिर कामा करके दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दीजिए। ये लो, यहाँ भी जोड़ दिया गया। बात समझ में आ रही? ऐसे हम यही प्रक्रिया चलाते जाएंगे। और भी संधारित्र होंगे तो तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को चौथे संधारित्र के पहले प्लेट से,
चौथे संधारित्र के दूसरे प्लेट को पांचवें संधारित्र के पहले प्लेट से ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। फिर लास्ट में क्या करना है आपको, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को किसी विद्युत स्रोत द्वारा जोड़ देना है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, कोई विद्युत स्रोत होगा जिससे आप क्या करोगे, आवेश दोगे, आवेश इसको देना होगा ना, तथा अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को, ये अंतिम संधारित्र है, इसके दूसरे प्लेट को किससे जोड़ना है, पृथ्वी से आपको क्या करना है, जोड़ देना। ये चीज हो गया, भू संपर्कित कर दी, बात समझ में। इस प्रकार से हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। अब आपको लैंग्वेज याद रखने की जरूरत है, फिगर देखोगे बता दोगे, आराम से समझ जाओगे, ठीक है ना। अच्छा चलो, अब थोड़ा बहुत हम लोग लिख लेते हैं इसमें, फिगर अपना सजा लेते हैं ठीक से, ताकि सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाए। ये कैपेसिटर ही तो है, पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। हम मान ले रहे हैं कि पहले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है यानी धारिता है वो C1 है, कितना है बेटा, दूसरे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है यानी धारिता है उसको हम C2, और तीसरे कैपेसिटर की धारिता, ऐसा मान ले कि इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है और इसकी C2, अलग अलग धारिता वाली संधारित्र। बात समझ में आ रही, ओके। अब ध्यान दीजिए, हम विद्युत स्रोत के द्वारा इसको आवेश देंगे, बात समझ में आ रही है। मान लो इसको आपने कितना आवेश दिया, +Q, कितना आवेश दिया, +Q आवेश दे दिए, इसके आंतरिक सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो प्रेरण के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज है इसके आंतरिक सतह पर, तो इस पर जितने माइनस चार्ज होंगे उनको अपनी ओर खींचेगा, तो प्रेरण के कारण उतनी ही मात्रा में माइनस चार्ज दूसरी प्लेट के भीतरी वाली सतह पर जनरेट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही सबको, ओके। तो यहाँ पर आप लिख देना -Q, इसके आंतरिक सतह पर -Q आवेश जनरेट होगा, लेकिन इस पर प्लस चार्ज को क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करेगा। तो जो स्वतंत्र धन आवेश है यहाँ पे आप जोड़ के रखे हो ना, तो बाहरी प्लेट के पहले क्या होता था, अगर तार जोड़ के नहीं रखे हो तो ये बाहरी सतह पर ऐसे धनावेश के रूप में वितरित हो जाते थे एक समान रूप से, लेकिन जब आप जोड़ के रखे हो तो ये धनावेश क्या होंगे, इस तार की सहायता से जहां भी जाना होगा वहां चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो धन आवेश उतनी ही मात्रा में जिसको आप प्रतिकर्षित कर रहे थे, ये वाला प्लेट क्या कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था, वो स्वतंत्र धनावेश इस तार के माध्यम से इस वाले प्लेट पर आ जाएगा। तो आप सभी जानते हो जितनी मात्रा में यहाँ ऋण आवेश उत्पन्न होता था इस वाले प्लेट पर, उतनी ही मात्रा में यहाँ पर धन आवेश यानी +Q चार्ज क्या होगा, इस वाले प्लेट पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फिर +Q, ये फिर प्रेरण के कारण इस पर उतना ही चार्ज माइनस में आएगा। बात समझ में आ रही है, देखिएगा। तो यहाँ -Q, अब +Q क्या होगा, उसके बाहरी सरफेस पे जनरेट होगा। तो आप तार जोड़ के रखे हो स्वतंत्र धनावेश इसकी सहायता से, फिर इस पर आ जाएंगे और उतनी ही मात्रा में, देखो आवेश सभी प्लेटों पर समान ही हो रहा है। बात समझ में आ रही है, और उसको जाने के लिए एक ही रास्ता भी है, यही होता है श्रेणी क्रम। तो +Q यहाँ पे आया तो -Q यहाँ पर जनरेट हो जाएगा आंतरिक सतह पर। ये बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। अब फिर +Q क्या होगा, इसके एक समान रूप से इसके बाहरी सतह पर वितरित हो जाएगा, लेकिन आपने पृथ्वी से जोड़ दिया उसको, तो हम कह सकते हैं धनावेश सारे के सारे पृथ्वी में चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है। और वास्तव में रीजन बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसको निरावेशित कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस। बात समझ में आ रही है, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ बना देना ऐसे ही कि जो प्लस चार्ज थे वो ऐसे पृथ्वी में चले। फिगर पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत, ओके। अब एक चीज और ध्यान दो आप, प्लेटों के बीच विभवांतर भी तो जनरेट होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या होगा, हाई पोटेंशियल, यहाँ पे क्या होगा, लो पोटेंशियल। यानी जैसे जैसे आप इधर की ओर जाओगे विभव का मान घटता जाएगा, विभव का मान घटता जाएगा। ध्यान से सुनना, मान लो यहाँ पर विभव का मान 20 वोल्ट है, कितना है, और यहाँ पर विभव का मान 10 वोल्ट है। बात समझ में आ रही है। या फिर मान लो 5 वोल्ट है, कितना है, इस तरीके से।
तो यहाँ से धीरे धीरे घटता गया होगा, यहाँ पे कहीं 10 वोल्ट होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे सपोज कर लेते हैं, 2 बिंदु लेते हैं इसके लिए। यहाँ पर जो विभव का मान है वो मान लो 15 वोल्ट है। कितना है बेटा? फिर एक बिंदु यहाँ ले दो, इन दोनों के बीच। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मान लो विभव का मान जो है वो 12 वोल्ट है। कितना है बेटा? और यहाँ पे कितना है? 5 है। अब सबके बीच विभवांतर देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच विभवांतर V1 मानना, और यहाँ से फिर यहाँ के बीच विभवांतर V2 मानना, और यहाँ से यहाँ का विभवांतर V2। घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है। V1 बराबर हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, 20 माइनस 15 5 वोल्ट। V1 5 वोल्ट आया। V2 आप बताना, 15 माइनस 12 और V3 12 में से 5 जाएगा, बोलो 7 वोल्ट। V1 V2 V3 आया। बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से समझना इसको। अगर मैं कहूँ इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, टोटल विभवांतर, B की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ के बीच विभवांतर कितना है, तो हम बोल देंगे 5 3 8 8 और 7 कितना होगा? 15 वोल्ट। और आप देख लो 20 माइनस 5 कितना आया? 15 वोल्ट आया। अभी मैं यही करूँगा, आप लोग 10th में भी यही करते थे। R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर V1 V2 V3 मानते थे। फिर लास्ट में कहते थे कि अगर A और B बिंदु मान लेते थे, ऐसे बिंदु मान लो, यहाँ पर भी मान लो ये बिंदु क्या है बेटा? A है, और ये बिंदु क्या है? B है। आप कहते थे बिंदु A और B के बीच विभवांतर B हो, तब B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 क्यों जोड़ते थे? आपके सामने है, क्योंकि एक्चुअल में जो आप विभवांतर बता रहे हो वो इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच तो है, ऐसे ऐसे घटते गया होगा, इसीलिए हम कुल विभवांतर की जगह इन तीनों को जोड़ देते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? ऐसे ही हम यहाँ पर मानने वाले हैं। सपोज करना आप कि इनके सिरों के बीच, इनके प्लेटों के बीच विभवांतर मान लेना V1 कितना है बेटा, और दूसरे कैपेसिटर के प्लेटों के बीच V2, और तीसरे कैपेसिटर के प्लेटों के बीच V3। ये आप ऐसे बता सकते हो। बात समझ में आ रही है? या फिर यहाँ से, जहाँ से आप जोड़े हो, ये यहाँ से यहाँ B तक V3, ऐसे भी देखने को मिलेगा। बात एक ही है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसी बिंदु से तो इस प्लेट को जोड़े हो, तो जितना विभव यहाँ होगा उतना ही विभव, और इसी बिंदु से तो इस प्लेट को जोड़े हो, तो जितना विभव यहाँ होगा उतना विभव यहाँ। तो चाहे इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालेंगे, चाहे इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे, एक ही होगा। कंसेप्ट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप चाहे जैसे फिगर बना सकते हैं। ये हो गया। अब हम मान लें कि बिंदु A और बिंदु B के बीच जो विभवांतर है पूरा, वो कितना है बेटा? B है। कितना है? तो आप सभी जानते हो B बराबर क्या होने वाला है? V1 प्लस V2 प्लस V3। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। फिगर आपका पूरा बन के कंप्लीट हो गया, क्लियर है। कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? पूछो, कोई डाउट है? ठीक है, अब ध्यान से देखना। एक सूत्र लिखेंगे, और वो सूत्र आप सभी जानते हो, पहले से जानते हो। सूत्र C इक्वल टू Q बाई V, सभी लोग जानते हो, है ना? धारिता, वैद्युधारिता की परिभाषा से C इक्वल टू Q बाई, अलग अलग क्या है? V1 V2 V3, हमको B चाहिए, तो इसी सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं। या फिर B के लिए सॉल्व करेंगे तो B इधर आएगा और C इधर चले जाएगा, तो या फिर V इक्वल टू Q बाई C, यही तो सूत्र हुआ। तो इसी सूत्र से निकालेंगे हम लोग, इस सूत्र से लिखेंगे V1 V2 और V3, इन तीनों की वैल्यू। तो V1 बराबर, आप बताओ V1 की वैल्यू कितनी होगी? बताओ मत, आप बताओ। हाँ, B इक्वल टू Q बाई C होता है। तो यहाँ पे V1 बराबर क्या होगा? V1 क्या है? पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर। तो उसके प्लेटों को दिया गया आवेश, कितना आवेश दिया गया? परिमाण लेंगे हम लोग Q बटे क्या है? धारिता। तो पहले संधारित्र की धारिता C1, V1 की वैल्यू आ गई।
ठीक है। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे B2 की वैल्यू। तो V2 इज इक्वल टू, B2 क्या था, दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, उसके प्लेटों को दिया गया आवेश Q, उसकी धारिता। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे V3। V3 बराबर इसके प्लेटों को दिया गया आवेश और इसकी धारिता, B1 B2 B3 आ गया, है ना। अब लैंग्वेज देखना, फिगर में तो आपको दिख रहा है A और B के बीच विभवांतर भी है ना। तो लिख दे रहे हैं, यदि A व B के बीच विभवांतर कितना है, B है, तब V इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। यहाँ तक बात समझ में आ रही, कोई डाउट? वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करते हैं, B1 की जगह पर Q/C1 प्लस B2 की जगह पर और प्लस B3 की जगह पर। आप भी कंसंट्रेट होकर बैठो, है ना, कैलकुलेशन तो समझ ही सकते हो, गुणा भाग। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो Q अंश में कॉमन है, कर लें, ठीक है। यहाँ पे B बराबर था, अगला स्टेप B इक्वल टू अंश से Q कॉमन करेंगे, अंदर बचेगा 1/1 प्लस 1/, यहाँ तक बात क्लियर है। Q यहाँ पर क्या है, गुणे में, इधर आएगा, लिए जाओ। दिख रहा है, बोलिए। अगला स्टेप देखो, Q इधर गुणे में इधर आएगा, तो B/Q इज इक्वल टू 1/, प्लस 1/, प्लस 1/। आगे देखिए, अब अगर हम कोई ऐसा संधारित्र मान लें, कोई बड़ा संधारित्र ले लें, बात समझ में आ रही है, एक जो A और B के बीच में हम लोग ऐसे रख लें और उसके प्लेटों को आवेश दिया जाए Q। कितना आवेश दिया जाए, Q आवेश दिया जाए, और उनके प्लेटों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हो जाए, B। तो वो जो संधारित्र होगा वो इन तीनों के इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा, तीनों के समतुल्य होगा ना, तुल्य उसको बोलते हैं। तो लिखेंगे क्या, यदि A व B के बीच कोई ऐसा संधारित्र हो जिसके ऐसा लिख लो, जिसे Q आवेश देने पर प्लेटों के बीच विभवांतर B हो। क्या हो बेटा, विभवांतर B, प्लस Q आवेश दे रहे हो, उनके प्लेटों के बीच कितना विभवांतर हो जाए, B हो जाए। तो इन तीनों संधारित्र के वो तुल्य होगा, इसलिए हम कह सकते हैं तब यह तुल्य संधारित्र होगा। तुल्य संधारित्र होगा। अब इसकी धारिता कुछ सपोज कर लो और फार्मूला बना लो, भैया Q और B मिल ही गया है, धारिता ही तो नहीं है, उसको मान लेते हैं। यदि इसकी धारिता कितनी है, C है, कितनी है, C है, तब
फार्मूला C इज इक्वल टू क्यू बाई बी, यही तो होता है। तो लिखेंगे C इज इक्वल टू, तब C इज इक्वल टू क्यू बाई बी का मतलब इसको दिया गया आवेश, कितना आवेश आप दे रहे थे, क्यू आवेश दे रहे थे, वो ले लेंगे। और जो बी लिखा है बेटा, जो विभवांतर है वो प्लेटों के बीच विभवांतर होता था, तो इसके प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है, बी। ये हो गया। हमको चाहिए क्या, बी बाई क्यू चाहिए। यहाँ क्या मिला है, क्यू बाई बी मिला है, बटे एक कर सकते हैं ना, विलोम अनुपात लगा दें। तो या फिर 1/c इज इक्वल टू बी अपॉन, बात समझ में आ रही, कोई डाउट? तो यहाँ पर लिख देंगे हम ना, इसको आप बना लेना फर्स्ट, यहीं पे क्या कर देना, लिख देंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट पे चले जाओ, b बाई क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे 1/c इज इक्वल टू 1/, प्लस 1/, प्लस 1/। अगर और भी संधारित्र होंगे तो और भी ऐसे जोड़ते चलेंगे। और c होगा क्या बेटा, तुल्य धारिता होगा। इसी पे श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़े, इसी पे हम लोग थोड़ा सा COT देख लेते हैं। कंसेप्ट आपसे सबसे पहली बात ध्यान देना बेटा, मैंने कहा बातचीत मत करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहली बात इधर देखो बेटा, कि जो आपका C इक्विवेलेंट है, यानी तुल्य धारिता है, वो हमेशा जोड़े गए संधारित्र की धारिताओं से छोटी होगी। तो सबसे कम धारिता वाला संधारित्र उसकी भी धारिता से कम होगा। तो आप लिख सकते हो C इक्विवेलेंट इज लेस देन C1। मान लो C2 छोटा है तो C2 से भी छोटा होगा, या फिर C3 कह सकते हो कि सबसे कम होगा। बात समझ में आ रही? जो आपने यहाँ संधारित्र जोड़ रखा है, पहला संधारित्र, दूसरा और तीसरा, तीनों की धारिताएं कितनी है, C1 C2 C3, इन सब से इसका जो मान होगा वो कम होगा, C इक्विवेलेंट तुल्य धारिता। बात समझ में आ गई? ये पहला फैक्ट आप याद रखना हमेशा। यानी श्रेणी क्रम में अगर आप धारिता को जोड़ रहे हो, संधारित्रों को जोड़ रहे हो, तो धारिता जो आपको मिलने वाली है वो सबसे कम मिलने वाली है। बात समझ में आ रही है? और सबसे कम का मतलब ये है कि जितने भी संधारित्र आपने जोड़े हैं, उन संधारित्रों में से जो सबसे कम धारिता वाला संधारित्र उससे भी कम मिलेगा। बात समझ में आई? ये चीज। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट आप फिर देखिए। आप जानते हो Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां देखिए, सब पे Q का मान क्या है, आवेश क्या है, सभी संधारित्रों पर बराबर है, सभी संधारित्र पर क्या है, बराबर आवेश है। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या, यहां लिखेंगे हम लोग हियर, यहाँ Q क्या है, कांस्टेंट है। हम सभी जानते हैं V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, यही तो होता है, V इज इक्वल टू क्यू बाई। अब चूंकि Q क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए Q क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए B जो होगा, C जो होगा वो B के क्या होगा, व्युत्क्रम में होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ध्यान रखना, जो B है वो संधारित्र पर निर्भर कर रहा है, मतलब संधारित्र की धारिता पर निर्भर कर रहा है। ये मत समझना कि संधारित्र की धारिता V पर निर्भर कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये तो कांस्टेंट होगा ना, जो C है कैपेसिटेंस है, धारिता, ये किसी भी चीज़ की धारिता क्या होती है, स्थिर होती है, फिक्स होती है ना। तो ये नहीं निर्भर कर रहा है विभवांतर पर, विभवांतर निर्भर कर रहा है उसकी धारिता। और किस प्रकार से, उल्टा, व्युत्क्रम में। यानी आप कह सकते हो कि जिस संधारित्र की धारिता ज़्यादा होगी उनके प्लेटों के बीच विभवांतर, अच्छा रिलेशन है थोड़ा। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ क्लियर बात? अच्छा, इसी को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं ठीक प्रकार से,
ध्यान देना, क्यू क्या है, कांस्टेंट है। अथवा करते हैं, सी को इधर ले आओ, सी को क्या करो, इधर ले आओ, तो सी इंटू बी क्या हो जाएगा बेटा, सी इंटू बी इज इक्वल टू, यही तो आएगा। और क्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्यू क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ, इसलिए C1V1 बराबर C2V2 बराबर C3V3 बराबर ऐसे डॉट डॉट डॉट, है ना। और ये सब किसके बराबर होंगे, क्यू के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, आप कह सकते हो किसी भी संधारित्र की धारिता ले लीजिए और उनके प्लेटों के बीच विभवांतर ले लीजिए, उन दोनों का गुणनफल कराओगे तो संधारित्र का आवेश मिलेगा, पहले से बात फिक्स है। आप जानते हो आप कि इसमें सभी संधारित्रों पर आवेश समान है, इसका मतलब है सभी संधारित्रों की धारिता और उनके प्लेटों के बीच विभवांतर का गुणनफल बराबर होगा। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज़ होगी, ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, ठीक है। ये चीज़ इस प्रकार से, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक चीज़ आप और देखो, तीसरा, मान लो n संधारित्र हैं, कितने संधारित्र, और सबकी धारिता C है, समान धारिता वाले n संधारित्र हैं, और उनको आप जोड़ दे रहे हो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखते हैं। यदि C धारिता वाले n संधारित्र को, कितने संधारित्र, किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तब इसकी धारिता होगी क्या, बात समझ में आ रही है। तब तुल्य धारिता मीन्स सी इक्विवेलेंट, ये ज्ञात करना है आपको, बात समझ में आ रही है। अब ध्यान देना, तुल्य धारिता तो आप ज्ञात करोगे, लेकिन 1/C इक्विवेलेंट ज्ञात करते हो ना, इसको आपको पलटना होगा, ठीक। तो यहाँ पर अभी हम लोग तुल्य धारिता नहीं ज्ञात कर रहे हैं, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोग लिखेंगे ऐसा, देखना, तब 1/C इक्विवेलेंट, ये है ना। देखो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम तो अभी ज्ञात कर रहे हो, इसीलिए लैंग्वेज थोड़ा सुधारा गया। तो 1/C इक्विवेलेंट होगा क्या, 1/C, C1 की जगह भी C होगा क्योंकि सबकी धारिता कितनी है, और दूसरे संधारित्र की भी धारिता, तीसरे की भी, बात समझ में आ रही है। ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। कितने संधारित्र हैं, n संधारित्र है ना, तो अगर एक संधारित्र होता तो ऐसे, दो संधारित्र होता तो ऐसे, तीन संधारित्र होता तो 3 पद, और n संधारित्र है तो n पद। n पदों तक ऐसे आप जोड़ते चले जाएंगे। देखिए ध्यान से, अगला स्टेप 1/C इक्विवेलेंट बराबर, हर तो सबका बराबर है ना, तो ऐसे लिख लो और इसको जोड़ दो, 1 + 1 + 1, कितने टर्म तक जोड़ना है, n पदों तक। ध्यान देना बेटा, एक को अगर एक ही पद तक जोड़ा जाए तो 1 मिलेगा, 2 पद तक जोड़े तो 3 पद तक जोड़ेंगे तो 3, 4 पद तक 5, n पद तक, लिख दो। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। हमको चाहिए क्या, तुल्य धारिता चाहिए थे, C इक्विवेलेंट चाहिए था, विलोमानुपात लगा दो। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये भी पलटेगा, C/, ये फार्मूला हो गया। अगर ये याद है तो 1 सेकंड में आप सवाल लगा दो, है ना। डराने के लिए ऐसे दिया जाता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आप देखोगे खूब भारी भरकम ऐसे दिया जाएगा, फिगर उगर बना, हाँ क्या चीज़ बेटा,
तुल्य इक्विवेलेंट, उसके इक्विवेलेंट धारिता। बात समझ में आ रही है? मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आप n संधारित्रों को ऐसे मान लो जोड़ दिए, बात समझ में आ रही है? तो जोड़ने के बाद उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई? बात समझ में आ रही है? सभी संधारित्रों को जोड़ने के बाद, जैसे अलग अलग थी तो इसकी C1 C2 C3 ऐसे था, लेकिन सभी को आपने जोड़ लिया एक साथ, और किस क्रम में जोड़ा? श्रेणी क्रम में। तो अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, उसी को बोलेंगे C इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्य धारिता। बात समझ में आ रही है? और वो इतनी होगी, C है आपका तुल्य धारिता। क्लियर? और उस पर आप ये 3 COT कर ले। क्या बेटा? हाँ, C बदल रहा है, वो संधारित्र के लिए फिक्स है ना, अलग अलग संधारित्र पे अलग अलग है, लेकिन आवेश देखो अलग अलग संधारित्र पे भी आवेश उतना ही है। बात समझ में आ रही? तो ये जो COT किए हो हमेशा के लिए नहीं किए हो, याद रखना, ये आप श्रेणी क्रम के लिए किए हो। किसके लिए किए हो? ये सारी चीज श्रेणी क्रम में लागू हो रही है, जितने भी COT किए, ये नहीं समझना कि हमेशा। और कोई डाउट? शोभित? पहला वाला क्या यार? ये न्यूमेरिकल करवाएंगे तो सिखा देंगे। आप कोई भी न्यूमेरिकल करके देख लो, जो C इक्विवेलेंट आएगा वो सबसे कम ही आएगा तीनों में से। ठीक, चलो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ध्यान दो बेटा। मान लो आपके पास 3 संधारित्र हैं, 3 संधारित्र है ना, C1 की वैल्यू कुछ आप सपोज कर लो 2 है, कितना है? 2 है। C2 की वैल्यू आप मान लो 4 है, और C3 की वैल्यू मान लो 8 है। ये क्या हो गया? फैरेड। और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तीनों संधारित्रों को। देखते हैं C इक्विवेलेंट कितना आता है। मैं चैलेंज करता हूँ 2 से कम आएगा। बात समझ में? सबसे कम धारिता से भी कम आएगा। आप देखो कैसे, आप फार्मूला लिखते हो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। सॉल्व इट। 1/C1 की जगह 2, और प्लस 1/C2 की जगह 4 + 1/C3 की जगह 8। हमको सबका हर बराबर करके 8 करना है। एक काम करते हैं, इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 4 1 कम 4, 4 दूनी, और यहाँ 2 से ऊपर नीचे कर दो, तो 2 1 कम 2, 2 चौको, और प्लस 1/8, हर बराबर हो गया। जोड़ लो, 4 2 6 और 1 बटे 8 1/C। यही तो आया। विलोमानुपात करो, हमको C चाहिए, 1/C नहीं चाहिए, है ना। तो विलोमानुपात करेंगे तो C बराबर 8/7 से 8 को भाग कर दो, 2 से कम आएगा। हाँ, देख ही लेते हैं। बिल्कुल सही। देखना बेटा, किसको भाग करना है? 8 को। 1.14। बात समझ में आ रही है क्या? 2 से कम है कि ज़्यादा? कम है ना, तो बात समझ में आ गई।